हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में, जहां पर मैं आपके साथ GS1 पेपर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से GS पेपर 1, जहां पर हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोसाइटी एंड कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के इंडिकेटिव आंसर्स आप तैयार कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आप बेटर बना सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। अगर हम बात करें GS1 के प्रीवियस पेपर्स को आप देखोगे तो जो 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ऑफ यूनिट 1, सब यूनिट 1, उसमें से आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटलिज्म के, कैपिटलिज्म की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग अपने आंसर्स की इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। अब 60 वर्ड्स की आपके पास वर्ड लिमिट है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है कि किन चीजों को आप इस आंसर के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हो। मैंने यहां पर आपको इंडिकेटिव आंसर दिया है, ऑब्वियसली PDF आप डाउनलोड करके अपने रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने वर्ड लिमिट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में आप आंसर लिखने जाओगे या फिर जब आप खुद अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप 60 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को बिल्कुल क्रॉस ना करें। तो मैंने सबसे पहले कैपिटलिज्म की डेफिनेशन लिख दी। मैंने कहा कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन, अब देखो सारे कीवर्ड्स यहां पर आपके जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिए, वो कीवर्ड्स आपके इंक्लूडेड रहने चाहिए। प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव करता है कैपिटलिज्म ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, कि इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं ना मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन? कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, ये जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, राइट। और इसका गोल होता है प्रॉफिट। So capitalism में we stress on the private ownership of all the economic factors of production, और हमारा गोल होता है उन economic factors of production को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। अब ये बेसिक डेफिनेशन के बाद आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जंप करोगे, जहां पर आप बताओगे कि मनी वाज प्राइमरली स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और फाइनल मींस ऑफ पेमेंट था जिससे हम गुड्स एंड कमोडिटीज का स्टैंडर्ड जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है जो सर्विसेज का और गुड्स का, उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर कैपिटल एसेट्स जो है वो प्राइवेट पर्संस के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो बेसिकली हमने जो डेफिनेशन में कीवर्ड्स यूज किए थे उन्हीं कीवर्ड्स को हमने यहां पर फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि द कैपिटल अक्यूमुलेशन competitive markets, market of determined price system with a minimal or no regulation over the pricing mechanism। यहां पर आप गवर्नमेंट का भी रूल ला सकते हो कि गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस रहता है, तब हम बोलते हैं कि ये कैपिटलिज्म का ट्रेडमार्क है, कैपिटलिज्म का फीचर है, राइट। तो मैंने बोल दिया कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है, उसके अंदर जो लोग हैं वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा मनी, कैपिटल, लैंड, एसेट्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं। कैपिटलिज्म में आइडियली जो है कंपटीशन बहुत फेयर होना चाहिए और इसके साथ डिटरमिन्ड मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा प्राइस को डिटरमिन नहीं किया जाता है, मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है उसके हिसाब से प्राइस डिटरमिन होते हैं, ठीक है। इट जनरली लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी। हम ये देखते जरूर है कि जब भी कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो जहां जहां भी वर्ल्ड में लगा हुआ है, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वहां पर जरूर जनरेट होती है। अब कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होनी चाहिए, लेकिन मोनोपोलीज वहां पर जनरेट होती है ऑफ कैपिटलिस्ट, एंड सोशल एलियनेशन होता है फैमिलीज का जिनके पास इनकम ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर फीचर्स अच्छे बुरे आप लोग कैपिटलिज्म के यहां पर लिस्ट डाउन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट अप अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा 8 मार्कर्स का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म। यहां पर एक क्वेश्चन आपका इंपीरियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों ही टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपीरियलिज्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस जो है वो आपको इस आंसर के अंदर आपको एस्टैब्लिश करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव्स का हमेशा ध्यान रखना। कमेंट करने का मतलब होता है दैट यू हैव टू गिव योर व्यू पॉइंट, अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट आप यहां पर देते हैं। आप कोई रटी रटाई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं देते, आप इंफॉर्मेशन के साथ अपना एक कमेंट देते हैं, अपना खुद का व्यू पॉइंट देते हैं। उस व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आप प्रूफ यूज करते हैं, एग्जांपल यूज करते हैं, एविडेंस यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कई बार क्वेश्चंस में आपको कमेंट होगा,
क्रिटिकली कमेंट होगा, एनालाइज होगा, आपसे ऐसा पूछा जाएगा डू यू एग्री या व्हाट डू यू थिंक, तो वहां पर आपको अपना व्यू पॉइंट देना पड़ता है और अपना व्यू पॉइंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का आप व्यू पॉइंट उठाकर वहां पर लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू एबीसीडी कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म का ये लिंक होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए अबाउट योर कमेंट, अबाउट योर व्यू पॉइंट, तो आपको ओरिजिनल एक अपना व्यू पॉइंट जरूर देना पड़ेगा कंक्लूजन के अंदर। और कंक्लूजन के साथ साथ इंट्रोडक्शन में भी जो भी आप सोचते हैं उसको आप पहले ही लिख देते हैं, तो उसके बाद आप बॉडी के अंदर उस चीज को जस्टिफाई करते हैं एग्जाम्पल देकर के, राइट। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द transition to new manufacturing processes that occurred in the period of 1760 to 1870। तो ये जो हमारा लगभग 100 साल का पीरियड था, इस 100 साल के पीरियड में नए तरीके की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई, इसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें हमने हैंड टूल्स का जो यूज था उसकी जगह पावर मशीनरी को हम लोग लेकर आए, ठीक है। तो अब हम लोग मैनुअल लेबर के साथ साथ जो हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ हम पावर्ड मशीनरी को लेकर आ रहे हैं, मशीन्स का यूज अब कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। प्राइमरली कोल और स्टीम को यूज किया गया। कोल को एज अ फ्यूल यूज करते थे, कोल को बर्न करके भी जनरेट एनर्जी, उस एनर्जी से हम स्टीम जनरेट करेंगे, वाटर को बॉयल अप करेंगे, स्टीम जनरेट होगी, उस स्टीम से हम लोग अपनी मशीन्स को रन करेंगे, ठीक है। दिस ट्रांजिशन इंक्लूडेड गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, स्टीम पावर यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स हो रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हर चीज जो कीवर्ड्स है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपके मेंशन कर दिए। इसके बाद इस ट्रांजिशन को मैं आगे में जो है इंक्लूड कर रहा हूं, ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन आपके फॉर्डर के लिए काम आ सकता है। द ट्रांजिशन इंक्लूडेड चेंज फ्रॉम वुड टू बायोफ्यूल्स टू फॉसिल फ्यूल्स एंड इट बिगैन इन ब्रिटेन, और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी धीरे धीरे फैलने लगा। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। अब उसमें से एक इंपैक्ट जो है वो आता है इमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट कैसे किया, मैंने स्टार्ट किया बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, उसके फीचर्स कहां है, कहां स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उसको लिंक करना है इंपीरियलिज्म से। तो मैंने लिंक कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर के अंदर एक फ्लो लाने के लिए, कि आपने पहले बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दोनों अच्छे बुरे दोनों उसके इंपैक्ट्स पड़े हैं। एक जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है वो क्या आया, कोलोनियलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। उसके बाद मैं मेन कॉज ऑफ इंपीरियलिज्म है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसा मैं अपना कमेंट यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने पहले बोल दिया इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मिलिट्री फोर्स यूज कर रहे हैं प्राइमरीली, या फिर दूसरे मींस भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल जैसे कहा जाता है कि चाइना जो है वो नया इंपीरियलिस्ट कंट्री बन गया है। चाइना इकोनॉमिक तरीके से कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस इंपीरियलिज्म की हम यहां पर बात कर रहे हैं वहां पर ज्यादातर हम मिलिट्री फोर्स को यूज करते थे दूसरी कंट्रीज को, दूसरे नेशंस को अपना गुलाम बनाने के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, राइट। तो मैंने ये एक एक करके इन सभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरतें थी जो कॉलोनीज के द्वारा पूरी की जा रही थी वो मैंने यहां पर लिख दी, कि जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है कॉलोनीज से, लेबर है कॉलोनीज के जो लोग हैं उन, जैसे इंडिया के लोग हैं, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, बाकी दूसरी अफ्रीका की, एशिया की कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं उनको आप लेबर की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। मार्केट रिक्वायरमेंट, अब वही जो लोग हैं कॉलोनीज के अंदर वो चीजें खरीदेंगे भी, तो वो आपका मार्केट भी है, आपका लेबर भी है, ठीक है। कैपिटल भी वहां से जनरेट हो रही है, उनके जो मनी है उनको टैक्स लगा करके, रेवेन्यूज लेकर के आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उस प्रॉफिट से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल डोमिनेशन होगा, द कंट्री जिसकी ज्यादा कॉलोनीज होंगी उसके पास ज्यादा वर्ल्ड रिसोर्सेज होंगे, उसके पास ज्यादा लेबर होगा, ज्यादा कैपिटल होगी, ज्यादा मार्केट होगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्पर करेगी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या चाहिए, मशीन चलानी, उसके लिए फ्यूल चाहिए, मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए, लेबर चाहिए, और मशीन से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां मिल रही हैं, कॉलोनीज के अंदर मिल रही हैं, राइट। अब ब्रिटेन जैसे छोटे से देश में बहुत ज्यादा मार्केट तो नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है ना, वहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो कॉटन जनरेट कर लो, कोल जनरेट कर लो, टी कर लो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉलोनीज में ग्रो करके आप लोग ब्रिटेन लेकर जाएंगे। ब्रिटेन में मशीन से उन प्रोडक्ट्स को आप प्रोसेस करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे और दोबारा उस कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करके उनको बेचेंगे, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपना फाइनल यहां पर कंक्लूजन भी दे दिया कि इंपीरियलिज्म वाज अ प्रीरेक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट अल्टीमेटली सपोर्टेड एंड प्रोपेल्ड इट। कि मैं कह रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके लिए इंपीरियलिज्म बहुत जरूरी था, और उसने इंपीरियलिज्म ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मदद की है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंपीरियलिज्म और स्ट्रांग हुआ है, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आपकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जिससे इंपीरियलिज्म करना आसान हो गया, दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना और आसान हो रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस आपने यहां पर हाईलाइट कर दिया। इसके बाद चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन विच इज दी 20 मार्कर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिमाचल की सोसाइटी और कल्चर से जुड़ा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। इन द लाइट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ब्रीफली डिस्कस द वेलफेयर स्कीम्स, एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
अब ये क्वेश्चन सुनने में देखने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी चल रही हैं, एक्ट्स कौन से लॉज पास हुए हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बेसिकली फॉर दी विमेन इन दी हिमाचल। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड उन स्कीम्स के बारे में बात करने के साथ साथ आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो यहां पर क्या बोला गया, इन द लाइट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि इनिशियली आपको थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में वुमेन का क्या सोशल स्टेटस है उसको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि हिमाचल प्रदेश विद द पॉपुलेशन ऑफ दिस लाख having sex ratio of this much is above the national average of this much and female literacy भी अच्छी है यहां पर, और according to census of 2011 मैंने सारा डेटा यहां पर लिख दिया। सोर्स मेंशन करना जरूरी है, पॉपुलेशन लिख रहे हो, सेक्स रेशियो लिख रहे हो, लिटरेसी रेट लिख रहे हो, तो उसके लिए कहां से ये डेटा लेकर आए हो ये बताना बहुत जरूरी है, और सेंसस से रिलायबल सोर्स और कोई नहीं हो सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दी। उसके बाद मैंने भी कहा कि 50% रिजर्वेशन टू वुमेन दे दिया गया है पंचायती राज के अंदर, राइट, अर्बन जॉब्स के अंदर। Due to tremendous work on upliftment and empowerment of women by the state government, the state has also been awarded with the honor of Diamond State Award in 2011 because of the works which have been done for the social upliftment of women। तो मैंने यहाँ पर जो social status of women वाली बात थी वो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर हाईलाइट कर दी, राइट। फ्लो चार्ट्स का उसके बाद मैंने यूज किया, मैंने क्या लिखा है कि वुमेन्स की हेल्थ एंड वुमेन एज हेल्थ केयर गिवर्स, कि वुमेन की अपनी हेल्थ और किस तरीके से वुमेन दूसरों की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बीच का रिलेशन मैंने यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया। और मैंने कहा कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सोशल ट्रांजिशन से वुमेन की हेल्थ इंप्रूव होगी, और एनवायरमेंटल ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट हम करते हैं तो ह्यूमंस जो वुमेन है वो जो केयर दे रही है लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स नर्सेस की तरह दे रही है या फिर घर में बहनों माओ की तरह जो अपने घर वालों का वो देख रेख कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है बाकी लोगों की भी, राइट। तो ये पूरा फ्लो चार्ट में बनाने का मेरा मकसद क्या है कि वुमेन की हेल्थ और विमेन जो दूसरों के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। उसके बाद एक एक करके आप सारी स्कीम्स को यहां पर मेंशन करोगे। मैंने स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम लिख दी, जैसे बेटी अनमोल योजना, विडो रिमैरेज स्कीम, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन, विशेष महिला उत्थान योजना, सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन सभी स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। उसके बाद मदर टेरेसा असहाय मातृ संभाल योजना, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, स्टेट होम फॉर वुमेन। उसके बाद वुमेन रिलेटेड एक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 96 है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2006, ये सारे एक्ट्स इनको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और ये सारे एक्ट्स और स्कीम्स को मेंशन करने के बाद मैं कंक्लूजन दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश हैज बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अपलिफ्टिंग द वुमेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंक्लूजन है, बहुत सिंपल जनरलिस्टिक सा कंक्लूजन लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोशल स्टेटस क्या है वुमेन का हिमाचल के अंदर और क्या कदम उठाए गए हैं उनके सोशल स्टेटस को बेटर करने के लिए, तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिख दी। यहाँ पर एक जनरल सा मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अपलिफ्टिंग वुमेन, बहुत सही काम कर रहे हैं हम लोग, और उसको और बेटर करने की हमें जरूरत है। एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, टूरिज्म, पॉलिटिशियंस, बीइंग अकाउंटेबल टू पीपल, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग लोकल इंस्टीट्यूशन, सारे जो अच्छे सुनने वाले कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, राइट। सो इस तरीके से GS1 के अंदर आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो, और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर खुद के भी आंसर्स लिखिए और बेटर आंसर लिखिए, अच्छे आंसर करने की उसको कोशिश करिए। यहां पर जो इंडिकेटिव आंसर्स के अंदर मैंने पॉइंट लिखे उसको वहां पर इंक्लूड करिए, और अगर आपको लगता है कि और बेटर चीजें आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो तो वो भी वहां पर लिखिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि किस तरीके से इन आंसर्स को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।